Hello friends, welcome to Riya's classes. Today in this session we will study about the topic contingent and quasi-contracts. This is a topic of the Indian Contract Act 1872. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So, contingent contract एक ऐसा contract है which is related to do और not to do something, यानी कि किसी कार्य को हम करें या ना करें, यही होता है contingent contract के अंदर. So अंडर सेक्शन 31A में ये कहा गया है कि contingent contract is a contract to do or not to do something if some collateral event to do such contract does or does not happen. तो कोई कोलैटरल इवेंट होगा जिसमें कि कोई कार्य होगा या नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ करेंगे या ना करेंगे, तो यही आता है हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम कोलैटरल इवेंट टू सच कॉन्ट्रैक्ट डस और डज नॉट हैपन. अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं दैट इज रिगार्डिंग द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं कुछ इवेंट से. अब जो भी फ्यूचर का इवेंट होगा वो हमेशा अनसर्टेन होगा, ठीक है. फ्यूचर हमें किसी को नहीं पता, इसलिए फ्यूचर के इवेंट सारे अनसर्टेन होंगे. सो हम रूल्स कुछ देख लेते हैं क्या क्या रूल्स है. पहला रूल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा इट कैन बी एनफोर्स्ड ओनली व्हेन सच इवेंट हैज हैपेंड. द सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट. अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो इस केस में हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स तभी करेंगे व्हेन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल. थर्ड वन इज कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन. इस केस में सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्स्ड व्हेन सच पर्सन एक्ट्स इन द मैनर एज डिजायर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके की बात कही गई है फ्यूचर में वो बंदा उसी तरीके का कंडक्ट करे, ये कहा गया है यहाँ. फोर्थ वन इज कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम. विद इन अ फिक्स्ड टाइम के अंदर, यानी कि विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम के अंदर. इसके साथ ही ये जो होता है दिस इज एनफोर्स्ड व्हेन द हैपनिंग ऑफ सच इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड टाइम. इसके अलावा फाइनली कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड. यानी कि जब इम्पॉसिबल इवेंट होता है, जब भी कोई इवेंट हमारा एकदम ही इम्पॉसिबल होता है, इम्पॉसिबल के रिगार्डिंग हमने पहले ही बोला हुआ है, कुछ भी इम्पॉसिबल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वॉइड होगा. अगर हम किसी ऐसे इवेंट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो कि करना ही नामुमकिन है, एकदम इम्पॉसिबल है, ह्यूमन बीइंग जिसको नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड माने जाते हैं. तो अगर इम्पॉसिबल इवेंट के रिगार्डिंग कुछ हो तो सच एन एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड सिंस इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट या फिर इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. Whether the impossibility of the event was known to the parties or not is immaterial. तो अगर impossible होगा तो वो सीधे के सीधा void होगा. नेक्स्ट हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखते हैं. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है which lacks one or more of the essentials of a contract. जो essentials of the contract हमने चैप्टर पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कुछ एसेंशियल्स होते हैं. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनमें एक या एक से ज्यादा एसेंशियल्स मिसिंग हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को आप बोलोगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. इट इज एन ऑब्लिगेशन विच द लॉ क्रिएट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट. तो ये एक तरीके का ऑब्लिगेशन है दैट इज क्रिएटेड बाय द लॉ इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट. यानी कि कोई भी एसेंशियल अगर मिसिंग हो कॉन्ट्रैक्ट का, तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ बनाता है वो हम क्या बोलते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. नाउ लेट अस सी अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले हम देखते हैं अंडर सेक्शन 68 में क्या कहा गया है. regarding necessary supply to a person incapable of contracting or on his behalf. यहाँ पे who will be made liable
Here a person who is incompetent to contract will be made liable. Second one is regarding reimbursement of person paying money to another in the payment of which he is interested. This is given under section 69. The third one is regarding the obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act. This is given under section 70. Also, this section does not apply to a person who are incompetent to contract. Next is regarding responsibility of finder of goods. यहाँ पे इस केस में a finder of goods has the same right and duties as that of a payee. Liability of a person to whom money is paid or thing delivered by mistake या फिर under coercion. This is given under section 72. यहाँ पे क्या होता है? For example, दो person हैं and one person has paid money to another person या फिर he has delivered something to the another which is by mistake or under coercion. इस केस में legal effect क्या होगा? If this condition, ये वाला condition, if it is satisfied, then there will be a quasi contract between these two parties. Consequently क्या होगा? The party who has paid money, यानी कि ये पहला party जो है, who has paid money, he will be entitled to recover its value from the person who has obtained the benefit of the same. तो ये जो पहला person है जिसने कुछ प्रोडक्ट डिलीवर किया है या फिर मनी पे किया है टू द अदर पर्सन अंडर मिस्टेक या फिर अंडर कोअर्शन, ही विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर इट्स वैल्यू फ्रॉम द पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड द बेनिफिट ऑफ द सेम. तो ये एंटाइटल रहेगा उस वैल्यू को रिकवर करने के लिए फ्रॉम द सेकेंड person. So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.